हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने लाए हैं अति लघुत्तरी प्रश्नों को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं? आवृत्ति किसे कहते हैं तो आप सीधा सीधा समझिए कि आवृत्ति का मतलब होता है कंपनों की संख्या। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? कंपनों की संख्या। अब आप आंसर कैसे लिखेंगे? एक सेकंड में, यानी कह सकते हैं प्रति सेकंड, एक सेकंड में ध्वनि तरंगों की, किसकी? ध्वनि तरंगों की कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आप सीधा सीधा आंसर याद रखिए, आवृत्ति किसे कहते हैं? एक सेकंड में ध्वनि तरंगों की कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं और इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक, अब आप सीरीज का भी देख सकते हैं। सीरीज ने कैसे परिभाषा लिखा है कि ध्वनि की आवृत्ति का आशय है एक सेकंड में किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली यांत्रिक ध्वनि तरंगों की संख्या है, इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं? ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आप जान जाइए, हाइपरमेट्रोपिया जो होता है ये दूरदृष्टि दोष का नाम है। किसका नाम है? दूरदृष्टि दोष का नाम है। यानी आप सीधा सीधे कह सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया को ही दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। और आपने बचपन में पढ़ा होगा कि दूरदृष्टि दोष में होता क्या है। नाम लिखा होता है दूरदृष्टि दोष, लेकिन आंसर होता है उल्टा, यानी दोष दूर में नहीं है ना। यानी अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसे दूर की चीज़ें एकदम क्लियर दिखाई देंगी और नज़दीक का क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो अगर आपसे पूछा गया हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं तो आप अपनी एग्जाम में लिख के आइएगा, हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। इसमें व्यक्ति को दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं जबकि नज़दीक की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। बस आपको इतना लिखना होगा। चलिए आपके सीरीज का आंसर देख लेते हैं। सीरीज कहता है कि यह मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष का विपरीत है। हाइपरमेट्रोपिया में आँख एम्पेट्रोपिक आंख से छोटी होती है, इसलिए नज़दीक की वस्तु की छवियां रेटिना के पीछे केंद्रीय होती है, इसे दूरदृष्टि दोष होता है। चलिए अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है या किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम के नागांव और गोलघाट जिले में स्थित है, यह एक सींग वाले भारतीय गैंडे के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, खनिज क्या है? खनिज पृथ्वी में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ हैं जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, इन्हें खनिज कहते हैं। अगला प्रश्न है, एथेन तथा एसिटिलीन का सूत्र लिखिए। एथेन का सूत्र होता है C2H6 और एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। अगला प्रश्न है, उष्मा संचरण की 3 विधियां कौन सी हैं, उनके नाम बताइए। 3 विधियां हैं उष्मा संचरण की। पहला है संचालन या संचलन भी बोलते हैं, दूसरा है संवहन, तीसरा होता है विकिरण। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? आंसर होगा ऊंट। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो खाने के सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 और धावन सोडा का होता है Na2CO3। अगला प्रश्न है, मछली तथा तिलचट्टे के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। तो मछली का श्वसन अंग होता है गलफड़ा और तिलचट्टे का श्वसन अंग होता है त्वचा या श्वासरंध्र। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को द्रव सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह महंगा होता है। अगला प्रश्न है, अनुप्रस्थ तरंगों में 2 श्रृंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो आंसर होगा इसका तरंग दैर्घ्य कहलाती है। अगला प्रश्न है, मधुमेह यानी डायबिटीज किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, मधुमेह यानी डायबिटीज क्या है? लक्षण लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए जो मधुमेह यानी डायबिटीज़ है वो एक बीमारी है। क्या है? एक बीमारी है। ठीक, और इस बीमारी में होता क्या है कि जो व्यक्ति होता है उसके ब्लड में यानी रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। शर्करा मतलब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, तो यह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित रखता है। अब लक्षण देख लेते हैं इसका लक्षण जैसे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स होती है उसे बार बार पेशाब का आना, मुंह सूखना, ज़्यादा भूख लगना और कमजोरी लगना होता है। अब आपको याद होना चाहिए, अगर आपसे कोई पूछे कि मधुमेह क्या है तो पहला आप सीधा सीधा बोलिए बीमारी है ये। और इसमें होता क्या है, जो इंसान का ब्लड होता है उसमें शुगर की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। और ये बढ़ी होगी तो किसी चीज़ की कमी हुई होगी। तो किस चीज़ की कमी होती है? जो इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसकी कमी हो जाती है। बस इतनी सी बात आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है,
अनियमित जीवन शैली से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? आंसर इसका एक मधुमेह, दूसरा है उच्च रक्तचाप, तीसरा है दिल की बीमारी। अगला क्वेश्चन है जड़ी पौधों की जड़ें कैसी होती हैं? आंसर है जलीय पौधों की जड़ें बहुत कम विकसित होती हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं रेशेदार होती हैं, मूल रोम अनुपस्थित होता है या कह सकते हैं कम विकसित होता है। अगला प्रश्न है मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? तो मछलियों में गलफड़ा अंग पाया जाता है श्वसन के लिए। अगला प्रश्न है मरुस्थली यानी मरुद्भिद पौधों की जड़ों की विशेषताएं बताइए। अब देखिए जो मरुस्थली या मरुद्भिद, पहले आप समझिए मरुस्थली या मरुद्भिद होता क्या है। वो ऐसे एरिया को रिप्रेजेंट करता है जहाँ बारिश समझिए न मात्र के बराबर होती है, यानी बारिश होती ही नहीं, पानी की एकदम बिल्कुल कमी होती है। तो ऐसे स्थानों को हम मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, अब वहाँ के पौधों की बातें करें। अब पौधा भाई कहीं भी उगेगा तो उसे चाहिए पानी, और पानी मिलना यहाँ संभव है नहीं। तो यहाँ के जो पौधे होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं बहुत गहराई तक जाती हैं। क्यों जाती हैं? ताकि वो पानी को एब्जॉर्व कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको पता चल गया कि यहाँ के जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो अत्यंत गहरी होती हैं। क्या होती है? अत्यंत गहरी होती हैं। ठीक, और यहाँ के जो पौधे होते हैं वो मांसल होकर जल संचय करते हैं। मतलब यहाँ के जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें जो होती हैं वो मांसल हो जाती है। क्योंकि उनको जल का क्या करना होता है? संचय करना होता है। जैसे एस्पेरेगस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेकेलाइट का उपयोग बताइए। बेकेलाइट का उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि के केस तथा बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रोड्यूसर गैस तथा वाटर गैस का सूत्र बताइए। तो प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है CO+N2 और वाटर गैस का होता है CO+H2। अगला प्रश्न है हीरा के दो उपयोग बताइए। तो पहला उपयोग कांच काटने में काम आता है, दूसरा होता है आभूषण निर्माण में काम आता है। अगला प्रश्न मरुद्भिद पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां किस में परिवर्तित हो जाती हैं? तो किस में परिवर्तित हो जाती है? कांटों में। अभी अभी हमने आपको बताया जो मरुद्भिद यानी जो मरुस्थल होते हैं वहाँ के जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं। रीजंस क्या होता है कि कम से कम वाष्पोत्सर्जन हो सके। अगला प्रश्न है जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? एक टीबी है, दूसरा टाइफाइड है, तीसरा लेप्रोसी है, चौथा कालरा। अगला प्रश्न है नींबू का सिट्रस कैंकर कौन सा रोग उत्पन्न करता है? इसका आंसर होगा जीवाणु यानी जैंथोमोनास सिट्री। अगला प्रश्न है नींबू का सिट्रस कैंकर कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो आंसर है जीवाणु यानी जैंथोमोनास सिट्री। अगला प्रश्न है दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन है? तो इसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। अगला प्रश्न है लाभदायक जीवाणुओं के नाम बताइए। तो एक नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, दूसरा है नाइट्रोसोमोनास, तीसरा है नाइट्रोबैक्टर, चौथा है लैक्टोबैसिलस। आप दो नाम दिमाग में रख सकते हैं, एक है लैक्टोबैसिलस बार बार नाम सुना होगा और एक नाम है राइजोबियम, ये तो आपको नहीं बोलना चाहिए। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? तो किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? सूक्ष्म जैविकी में यानी माइक्रोबायोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है? तो आपने पढ़ा होगा ल्यूवेनहॉक। कौन है सूक्ष्म जैविकी के पिता? ल्यूवेनहॉक। आप पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, लेकिन आप इतना याद बस रखिए ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न है विषाणु यानी वायरस द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी यानी विषाणु द्वारा? तो आप नाम याद रख सकते हैं पोलियो, पीलिया, दो नाम साथ हो गया पोलियो पीलिया। और आपने नाम सुना होगा छोटी माता, चेचक, है ना, डेंगू, एड्स, ये वो नाम है जो आपने बार बार सुना होगा। आप इसको दिमाग में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है सरल लोलक के डोरी के प्रभावी लंबाई L तथा गुरुत्वीय त्वरण G में संबंध बताइए। ये एक फार्मूला आपको याद रखना होगा, T = 2π√L/G। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण G के मान का कितना गुना होता है? तो कितना गुना होता है? 1/6 गुना। अगला प्रश्न है यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसके गुरुत्व केंद्र, प्रभावी लंबाई तथा आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुरुत्व केंद्र क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा, प्रभावी लंबाई घट जाएगी, आवर्तकाल भी घट जाएगा। अगला प्रश्न है यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो यांत्रिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की, एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग, दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहते हैं और अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं?
आप इजीली याद रख सकते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं कि जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समांतर होती है तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। आप कैसे याद रखेंगे, देखिए ये तरंगे समझिए, ठीक है, ये क्या है, तरंग है ये, और इसकी दिशा जो है ऐसे समझिए। तो जो तरंग की दिशा है वो बिल्कुल उसके सेम चल रही है, मतलब उसकी दिशा में अनुदिश ही चल रही है। और कैसे चल रही है, समांतर चल रही है। कैसे चल रही है, समांतर। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है कि ये तरंग गति की दिशा के, इसमें क्या होता है, तरंग गति की दिशा के माध्यम के जो कण है, ये जो कण है, जो पार्टिकल है इसमें, है ना, जो कण है वो तरंग गति की दिशा के समांतर चलती हैं। तो ऐसी तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, जैसे ध्वनि तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है कि मान लीजिए तरंग की दिशा आपकी ये है, ठीक है, और जो तरंग के जो कण है वो ऐसे ऐसे चलेंगे, यानी कह सकते हैं लंबवत चलेंगे इसमें, ठीक है। तो क्या बनता है, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, जब तरंग गति की दिशा, ये दिशा मैंने यहाँ पे दिया है उसको ध्यान से देखिए, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के, ये माध्यम के कण है, कंपन करने की दिशा के लंबवत होती हैं तो इस प्रकार की तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। बस आपको इतना याद रखना है कि अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है कि माध्यम के जो कण होते हैं वो समांतर तरंग गति की दिशा के चलते हैं, और अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है कि तरंग में माध्यम के जो कण होते हैं वो लंबवत चलते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है। तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, श्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए। फिर अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए। ठीक, आपने एक टॉपिक पढ़ा रहा होगा कभी कि आवृत्ति के आधार पर तरंग की प्रकार बताइए। किसके आधार पर, आवृत्ति के आधार पर। तो आवृत्ति के आधार पर 3 प्रकार के तरंगे होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक का नाम होता है अपश्रव्य तरंग, एक होता है अपश्रव्य तरंग, दूसरा होता है श्रव्य तरंग, तीसरा होता है पराश्रव्य तरंग। और ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैं एक साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेन क्वेश्चन क्या होता है कि आवृत्ति के आधार पर तरंग के प्रकार। तो आवृत्ति के आधार पर तरंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, अपश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। अपश्रव्य तरंग में क्या होता है कि तरंगे चलती हैं, इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, और जो श्रव्य तरंग होती है उसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और जो पराश्रव्य तरंग होती है उसमें जो आवृत्ति होती है वो 20,000 से स्टार्ट होके आगे जितना भी बढ़ जाए। ठीक है, तो आपको पता चला अपश्रव्य तरंग क्या होती है, एक ऐसी तरंग जिसकी फ्रिक्वेंसी 0 से 20 हर्ट्ज तक होती है। और श्रव्य तरंग क्या होता है, जिसमें आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और पराश्रव्य तरंग क्या होता है, जिसमें 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, वो पराश्रव्य तरंग होती है। बीच वाला आप ध्यान देखेंगे, इसका नाम है श्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग क्या होता है, ये इंसान के कान इसी वाले तरंग को सुन सकते हैं। और जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं इनको कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ ये लोग सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा श्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए, तो आपका मैंने बोला 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीवों के विलुप्तीकरण का कारण बताइए। जीवों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। वही जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं जो अपने आप को जलवायु के अनुरूप संतुलित रख सकते हैं। विलुप्त जीवों में गिद्ध है, सर्पगंधा आदि जीव है। अगला क्वेश्चन है, कुक्कुट पालन के अंतर्गत किस जीव का पालन होता है। तो कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गी पालन होता है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, यानी हरियाली कैसे आएगी, जब आप बोरो प्लस लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता का मापन किस में होता है। तो ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल में होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि किसे कहते हैं। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित
किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती हैं तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय की बीमारी तथा उच्च रक्तचाप का कारण बताइए। तो ज़्यादा वसा का सेवन करना। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? तो आप आंसर लिखेंगे, टिटनस होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है, क्षय रोग होता है, डिप्थीरिया होता है, प्लेग होता है, काली खांसी, निमोनिया, कोल्ड, गोनोरिया, सिफिलिस। अगला प्रश्न है, आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध बताइए। एक फार्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए, आवृत्ति इक्वल टू 1/, आवर्तकाल। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अपश्रव्य तथा पराश्रव्य तरंगों में अंतर बताइए। ठीक है, तो अपश्रव्य तरंग क्या होता है? जिसमें फ्रिक्वेंसी जो होती है मात्र 20 हर्ट्ज तक होती है, 0 से स्टार्ट होगा और 20 हर्ट्ज तक सिर्फ होगा। और पराश्रव्य तरंग में क्या होता है कि 20,000 से ऊपर के जो ध्वनि तरंग होते हैं की आवृत्ति होती है उन्हें पराश्रव्य तरंग कहते हैं। यहाँ लिखा है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों को अपश्रव्य तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तरंग की आवृत्ति चाल तरंग दैर्घ्य में संबंध बताइए। आपको फार्मूला बताना। तो आपको हमेशा याद रखना है कि चाल बराबर होता है आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। और आवृत्ति का आपने फार्मूला पढ़ा होगा 1/, आवर्तकाल होता है। यानी चाल बराबर एक और फार्मूला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? तरंग दैर्घ्य अपान आवर्तकाल। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से ही कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक तथा परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो आपको हमेशा याद होना चाहिए 16.6 मीटर। अगला प्रश्न है, सिराएं क्या है, इनका मुख्य कार्य क्या है? सिराएं नलिकाओं का समूह है। सिराएं क्या है? नलिकाओं का समूह है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण बताइए। प्रतिवर्ती क्रिया के, पहला है बंदूक से गोली चलाना, दूसरा है नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे जाना। अगला प्रश्न है, अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए 20,000 हर्ट्ज से नीचे। किस प्रकार के तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं? किस प्रकार के? श्रव्य तरंगों का। हमने बताया था ना, तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है श्रव्य तरंग, जिसका क्या लिमिट था? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी की जो तरंग होते हैं वही श्रव्य तरंग में आते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं? किन तरंगों को? पराश्रव्य तरंगों को। पराश्रव्य तरंग का मतलब क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ में तरंग का संचरण होते समय पदार्थ के कण किस प्रकार की गति करते हैं? किस प्रकार गति करते हैं? सरल आवर्त गति करते हैं। अगला प्रश्न है, एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? तो एक कंपन में चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु के कंपन के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो आयाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य, वेग तथा आवर्तकाल में संबंध बताइए। अब आपको यहाँ फार्मूला याद होना चाहिए, तरंग दैर्घ्य बराबर तरंग की चाल गुणे आवर्तकाल। अगला प्रश्न है, किसी तरंग के लिए उसकी चाल, तरंग दैर्घ्य तथा आवर्तकाल में संबंध बताइए। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, चाल बराबर तरंग दैर्घ्य गुणे आवर्तकाल। अगला प्रश्न है, आयाम से क्या अभिप्राय है? कंपन करने वाली वस्तु का अपनी मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहा जाता है। इसे अक्षर ए द्वारा व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक मीटर है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण क्या है, यह कैसे होता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर
चक्कर लगाता है। इस क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं, इस प्रकार जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है तब चंद्रमा की परछाया पृथ्वी पर बनती है। पृथ्वी के इस स्थान से सूर्य दिखाई नहीं देता और अंधेरा हो जाता है। इस घटना को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह अमावस्या को होता है। कब होता है? अमावस्या को। कि सूर्य ग्रहण क्या है। ठीक है, अब आप देखिए कैसे याद रखेंगे। आप एक फिगर दिमाग में सेट करेंगे। होता क्या है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और इस पे आप है, ठीक है, और ये है सूर्य, और बीच में आ गया चंद्रमा। बीच में कौन आ गया? चंद्रमा। अब यहाँ से इंसान को पृथ्वी दिखाई देगा, अगर बीच में कोई आ गया तो आप कहेंगे नहीं दिखाई देगा, यानी इस पर ग्रहण लग गया। आपको माइंड में सेट करना है कैसे आप आंसर लिखेंगे, है ना। ये पृथ्वी है और ये सूर्य, बीच में कौन आ गया? चंद्रमा भी आ गया। तो पृथ्वी का जो इंसान है उसको दिखाई नहीं देगा ये सूर्य, क्योंकि बीच में कोई आ गया है। तो अब आप परिभाषा कैसे लिखेंगे कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इस घटना को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, बस आप इतना सा लिख के चले आइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकुंचन दाब क्या है? प्रकुंचन दाब क्या है? हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय शीतलन के समय कम होता है। इसे रक्त का दाब कहते हैं, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। पहला प्रकुंचन दाब, दूसरा होता है शीतलन दाब। प्रकुंचन दाब यह रक्त दाब की ऊपरी सीमा है जो हृदय संकुंचन की अवस्था व्यक्त करती है। शीतलन दाब यह रक्त दाब की निचली सीमा है जो हृदय शीतलन की अवस्था व्यक्त करती है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव कान किस सीमा के आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकते हैं? मानव के कान की अगर हम बात करें तो श्रव्य, जो श्रव्य तरंग होता है सिर्फ उसी को सुन सकता है मानव कान। उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो आंसर है मानव कान का एक निश्चित सीमा के मध्य के सीधे आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है। यह कर्ण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 कंपन प्रति सेकंड के हिसाब से होता है। आप सीधा सीधा आंसर लिख के आइएगा कि मानव कान जो है किस सीमा के बीच की आवृत्ति, तो अब लिखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनियों को सुन सकता है। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक दवाओं के नाम बताइए। किससे प्राप्त होने वाली? जीवाणुओं से। तो एक नाम याद रखिए, इरिथ्रोमाइसिन, दूसरा है नियोमाइसिन। अगला प्रश्न है, आदर्श रक्तदाब कितना होता है एवं रक्तदाब मापक यंत्र का नाम बताइए। तो आदर्श रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg होता है, आदर्श रक्तदाब होता है। रक्तदाब मापक जो यंत्र होता है उसे स्फैग्मोमेनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फैग्मोमेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक शुभग्राह्य है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति होती है वही शुभग्राह्य है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो आपका आंसर है अवतल लेंस यूज किया जाता है। कैसे याद रखते हैं? लोग कहते हैं ना निकट आवा। कहाँ आवा? निकट आवा, यानी निकट का अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? लिखिए। आंसर है यह कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा है। इसे अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। बिल्कुल इजी है याद करना। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। देखिए, जो हमारे घरों में जो एलपीजी यूज़ की जाती है वो जब निकलता है तो एक महक आती है जिससे हमें पता चल जाता है कि गैस लीक कर रही है। तो कौन सी चीज़ उसमें मिलाई गई होती है? तो उसका नाम होता है एथिल मरकैप्टन। ठीक है,
इसी को मिला देने से उसका जो सुगंध होता है एक गंधहीन टाइप हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है। तो आंसर आप क्या लिखेंगे, द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ एथिल मरकैप्टन मिश्रित कर दिया जाता है। एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है जो गंधहीन होता है। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एथिल मरकैप्टन, इसका नाम है मरकैप्टन। अगर नहीं पता चलता कि गैस रिस रही है तो लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, क्रांति कोड से क्या अभिप्राय है, लिखिए। अब देखिए क्रांति कोड क्या होता है ना। अब इसको समझने के लिए आपको एक डायग्राम ऐसे में बनाऊंगा, ठीक है। ये मान लीजिए आपका सघन माध्यम है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, और ये विरल माध्यम है, ठीक है। और हमने यहाँ से एक प्रकाश की लाइट डाला, ठीक है। हो सकता है ये प्रकाश जो मैंने यहाँ से एग्जैक्ट 45 डिग्री पर डाला तो ये प्रकाश की किरण सीधा इधर निकल गई हो, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आएगी किसी ऐसे एंगल पे, शायद मैं कोई एक ऐसी मतलब लाइट किरण में डालूंगा, ठीक है, शायद यहाँ पे पड़े परावर्तक तल पे और सीधा इसके पैरेलल होके निकल जाए, है ना। तो वो किरण जो पैरेलल निकल जाती है परावर्तक तल के, वो जिस एंगल से निकल जा रही है ना, एक ऐसा कंडीशन आएगा, उसी को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण बोलते हैं ना। चलिए देखते हैं कैसे बताया है। प्रकाश का अपवर्तन कांच से वायु में जाते हुए होता है, क्योंकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है, तब अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ाया जाए, अपवर्तन नहीं आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए, तो एक ऐसी स्थिति आती है जब अपवर्तक कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। इस स्थिति में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। ऐसी स्थिति के आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एक बंध होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बंध होता है, यानी ट्रिपल बंध होगा या डबल बंध होगा, ठीक है, यही अंतर होता है। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो खाने वाली अर्थात क्या लिखा है, देखना पड़ेगा एक बार फिर से क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन है, किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम बताइए। मतलब आपको ऐसे कवक का नाम बताना है जो हम लोग सब्जी के रूप में यूज़ करते हैं ना। तो एक तो मशरूम हम लोग खाते ही खाते हैं, ठीक है। मशरूम टाइप का एक होता है कैथेरेलस। अगला प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण क्या है, लिखिए। सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश की श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। इसमें रंगों का क्रम निश्चित रहता है ना। तो वर्ण विक्षेपण देखिए क्या है, आपको सीधा सीधा याद रखना है कि प्रकाश की श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त करने की क्रिया को ही विक्षेपण कहते हैं ना। मान लीजिए ये हमारा कोई प्रिज्म है और हमने यहाँ से एक किरण को भेजा, तो ये 7 कलर में डिवाइड हो गया, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, जो आपने विबग्योर करके फार्मूला पढ़ा होगा कलर डिसाइड करने में, है ना। अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक लिखिए। तो दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, और इसे पास्कल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोल गैस क्या होती है। कोल गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण होती है। कोल गैस ईंधन तथा प्रदीप्त के रूप में प्रयुक्त होती है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, रेल की 2 पटरियों के बीच में थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है। आंसर है, रेल की 2 पटरियों के बीच थोड़ी जगह इसलिए छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होने से लोहा गर्मी पाकर फैल जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जीवों की समाप्ति हो जाएगी। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जीव समाप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जड़ किसे कहते हैं। पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। तो जड़ क्या होता है, बीज के अंकुरण के समय
मूलांकुर अंड द्वार के बाहर निकलकर प्राथमिक रूप लेता है, जो जड़ कहलाता है। जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़। अगला प्रश्न है, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग लिखिए। पॉलीथीन का उपयोग वस्त्र, धागे, दरिया बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस का यूज किया जाता है? आंसर होगा उत्तल लेंस। अभी पीछे आपने क्वेश्चन देखा था, अगर बच्चे को निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा यूज करेगा? अवतल लेंस। और हमने ट्रिक बताया था, लोग कहते हैं ना निकट आवा, तो निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का यूज करेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसे कौन सा यूज करना पड़ेगा? उत्तल लेंस का, उल्टा। चलिए अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ऊंट को कहते हैं। ठीक है, एक प्रश्न छूट गया था, कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों? आंसर है ऊंट। मरुस्थलीय वातावरण में अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है? आंसर है, वायु से हल्की गैस का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, अतः वायु के कारण गुब्बारे पर लगने वाला बल गुब्बारे के भार से अधिक हो जाता है, अतः गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। अगला प्रश्न है, तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं चार सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। एक नाम है कवक, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम। अगला प्रश्न है, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं? स्वपोषी मतलब जो अपना खुद का खाना बना सके, है ना। तो हरे पेड़ पौधों को क्यों कहते हैं? क्योंकि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कैरामिल क्या है तथा इसका उपयोग बताइए। ठीक, पकाने के बाद बनी भूरी चीनी को कैरामल कहते हैं। ठीक है, कैरामल क्या होता है कि पकाने के बाद बनी भूरी चीनी को ही कैरामल कहते हैं। बेकरी उत्पादों में इसका उपयोग अधिक होता है। अगला प्रश्न है, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडल से अपवर्तन के कारण, आपको बस इतना याद रखना है, अपवर्तन के कारण, है ना। वायुमंडल से अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल में अवशोषक का प्रयोग किस प्रकार से होता है? ठीक है, तो हॉल की दीवारों पर छिद्र बनाए जाते हैं तथा दीवारों पर अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि एवं गूंज में क्या अंतर है? ठीक, तो परावर्तित होकर आने वाली ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है, जबकि खाली पड़े कमरे में उत्पन्न ध्वनि गूंज कहलाती है। अगला प्रश्न है, स्टील के उत्पादन में अग्रणी कारखाने किन किन शहरों में हैं बताइए। राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर आदि शहरों में है। अगला प्रश्न है, जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ है? कहाँ है यह स्टेशन? रिहंद में है। अगला प्रश्न है, कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए? कहाँ स्थापित किए गए? अनपरा में, पनकी में, ओबरा में। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? नरोरा में, राणा सागर में, कलपक्कम में, ट्राम्बे में। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति किसे कहते हैं? आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुक्कुट पालन के विषय में आप क्या जानते हैं? कुक्कुट पालन का तात्पर्य मुर्गी पालन करना। संतुलित आहार, सामयिक टीकाकरण, अच्छी प्रजाति की मुर्गी से यह कार्य किया जाता है। उदाहरण है, ब्रॉयलर से प्रतिवर्ष 100 से 150 अंडे, व्हाइट हॉर्न से 256 से 285 अंडे प्रतिवर्ष प्राप्त किए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, मुर्गी की 2 प्रजातियों के नाम बताइए जो अच्छी प्रजातियों की श्रेणी में आती हैं। तो एक होता है ब्रॉयलर, दूसरा होता है हाइट हार्ट। अगला क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो रेशम का उत्पादन रेशम कीट को शहतूत के वृक्षों की पत्तियों पर वैज्ञानिक विधि से पाल कर किया जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उस दिए गए द्रव का क्वथनांक कितना होता है? तो कितना होता है क्वथनांक? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं? उदाहरण से बताइए। जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सरलता से होता है उसे सुचालक कहते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, है ना। ऊष्मा का कुचालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे कांच हो गया, कागज, लकड़ी, ऊन, पोर्सिलीन, वायु आदि। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं, जैसे चेचक है, टीबी है आदि। अगला क्वेश्चन है, असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं होते, जैसे रक्ताल्पता, डायबिटीज आदि। अगला प्रश्न है, प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। प्रकृति में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। अगला प्रश्न है, दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे तारे, लैंप, बल्ब, सूर्य आदि। अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मेज, फैन, दर्पण, पुस्तक आदि। अगला प्रश्न है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण दीजिए। तो विद्युत बल्ब, पेट्रोमैक्स, लालटेन आदि। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्रों में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर आना किस संस्था की देन है? तो किसकी देन है? एनसीईआरटी की। किसकी देन है? एनसीईआरटी की। अगला प्रश्न है, सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की संयोजकता कड़ी क्या है? क्या है कड़ी? विषाणु। क्या है? विषाणु। अगला है, विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं, है ना। तो विषाणु द्वारा होने वाले रोग मेनली आप याद कर लीजिए जो आप न भूल सके। पोलियो हो गया, चेचक हो गया, कैंसर हो गया। कैसे होता है? विषाणु से। खसरा भी आप याद रख सकते हैं, गलसुआ भी, अलग रोग भी। अगला क्वेश्चन है, कुछ जीवाणु का नाम बताइए जो गंगा जल में पाया जाता है और इसी कारण गंगा जल क्या होता है? पवित्र होता है। तो उस जीवाणु का नाम है जीवाणु भोजी। क्या नाम है? जीवाणु भोजी। अगला प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में बताइए। तो एड्स का पूरा नाम होता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, इंग्लिश में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, एड्स के वायरस का नाम बताइए। तो एड्स के वायरस का नाम होता है HIV, फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटे तथा सबसे बड़े वायरस का नाम बताइए। तो सबसे छोटा वायरस जंतु में मुंहपका और खुरपका उत्पन्न करने वाला वायरस है तथा सबसे बड़ा वायरस चेचक का वायरस होता है। अगला प्रश्न है, मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं? मत्स्य पालन का अभिप्राय है मछली पालन। आधुनिक प्रौद्योगिकी उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज एवं संश्लेषण इंजेक्शन के द्वारा 2350 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, संदेशों के आदान प्रदान का माध्यम बताइए। क्या माध्यम है? फैक्स है, इंटरनेट है, ईमेल है, इलेक्ट्रॉनिक है, डाक सेवा है, मोबाइल है आदि। पहले के लोग संदेश पत्र या टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों से करते थे। अगला प्रश्न है, मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन है? तो मनोरंजन के प्रमुख साधन है टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो गेम आदि। अगला प्रश्न है, पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? तो पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी क्या होती है? युग्लिना होती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? इसके 2 अपर रूप बताइए। कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। कार्बनिक यौगिकों में यह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। उसके 2 अपर रूप होते हैं, कौन कौन सा? हीरा और ग्रेफाइट। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र बताइए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है CnH2n+2, जिसे एल्केन भी कहते हैं, जैसे मेथेन, एथिन, प्रोपेन आदि। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यह 2 प्रकार का होता है, एक एल्कीन होता है और एक एल्काइन। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। अगला प्रश्न है, जीवाणु के खोजकर्ता कौन? ल्यूवेनहॉक। कौन है? ल्यूवेनहॉक। पूरा नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगला क्वेश्चन, जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? कौन है? ल्यूवेनहॉक। पूरा नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न है, जीवाणु को जीवाणु शब्द किसने सबसे पहले कहा था? उनका नाम था एनरबर्ग। क्या नाम था? एनरबर्ग। कब दिया था? 1829 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 2 सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए, एक जीवाणु और एक विषाणु। अगला क्वेश्चन है, विषाणु के खोजकर्ता कौन है? उनका नाम था इवानोवस्की। क्या नाम था? इवानोवस्की। अगला प्रश्न है, सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी क्या है? तो बीच की कड़ी क्या है इनका? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स। सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की कड़ी क्या होती है? आर्कियोप्टेरिक्स। अगला क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो किस वैज्ञानिक ने दिया है? लैमार्क ने दिया है। अगला प्रश्न है, योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने दिया? इस सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने दिया। अगला क्वेश्चन है, मानव तथा आदिमानव के बीच में कौन सी कड़ी है? तो कौन सी कड़ी है? एप मानव। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन कैसे बनता है? तो एथिलीन को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलकीकरण करने फलस्वरूप पॉलीथीन बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। लाह। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण बताइए। तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है नायलॉन, पॉलीवाइनिल, क्लोराइड, टेफनॉल, पॉलीथीन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बैकेलाइट, मेलामाइन। अगला प्रश्न है, बैकेलाइट के बारे में आप क्या जानते हैं? बैकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यह फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ईंधन कौन कौन है? नाम बताइए। डीजल, पेट्रोल, खाना पकाने की गैस यानी LPG आदि। अगला प्रश्न है, किन्हीं 3 मिसाइलों के नाम बताइए। त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो सेल्सियस पे होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पे होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, गलनांक किसे कहते हैं? वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु को गर्म करने पर द्रव रूप में बदलती है उसे पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। तो कौन होता है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक। अगला प्रश्न है, इंटरफेरोन्स क्या होते हैं? तो इंटरफेरोन्स क्या होते हैं? वायरस में संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन इंटरफेरोन्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जो जीवाणु है उसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। अगला प्रश्न है, समजात अंग किसे कहते हैं? वे अंग जो उत्पत्ति में समान हो लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग हो समजात अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, मनुष्य का हाथ आदि। समरूप अंग किसे कहते हैं? वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं परंतु कार्य के दृष्टिकोण से समान होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे तितली के पंख, पक्षियों के पंख आदि। अगला प्रश्न है, मनुष्य के 3 अवशेषी अंगों के नाम बताइए। पहला है कर्ण पल्लव की पेशियां, दूसरा है निमेशक पटल, तीसरा है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अगला क्वेश्चन है, विषाणु में कौन से आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है? तो DNA पाया जाता है, RNA पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। वे हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन के सरल सूत्रों से संबंधित होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे बेंजामिन। अगला प्रश्न है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन का उदाहरण दीजिए। एल्केन क्या होता है? कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध
पाया जाता है, मतलब सिंगल बॉन्ड, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। एल्किन क्या होता है? कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध पाया जाता है, जैसे एथिलीन। एल्काइन क्या होता है? कार्बन परमाणु के मध्य त्रिक बंध यानी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे एसिटिलीन।